वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं डॉक्टर विशाल। आज हम एक बड़ी ही भारी भरकम बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसका मैं नाम आपको बताता हूं, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज या GERD। ये बीमारी जितनी सुनने में लंबी और डिफिकल्ट लगती है उतने ही इसको लोग इग्नोर करते हैं एंड पूरी ज़िंदगी लोगों की निकल जाती है इसका सही ट्रीटमेंट ढूंढने में। तो क्या होता है GERD और इस बीमारी के सिम्टम्स क्या हैं और क्यों लोग इसको समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आप कभी एसिडिटी के मरीज रहे हैं, अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति रहे हैं जिनको हमेशा मुंह में खट्टी डकार आती है, उनको छाती में जलन होती है जिसको हार्ट बर्न कहते हैं, एंड अगर उनके मुंह में खाना कभी कभी जो आपने खाया है वो वापस आने लगता है, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है, आपको कई बार हिचकियाँ आती हैं, तो ये सारे सिम्टम्स हैं गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़ के। मेजॉरिटी लोग इसको सिंपल एसिडिटी समझते हैं और उसी की दवा खाते रहते हैं केमिस्ट से लेके, और कहीं ना कहीं से दोस्तों से सुन के या किसी दूसरे मरीज की दवाइयाँ लेके खाते रहते हैं एंड कभी भी इसका सही ट्रीटमेंट नहीं करा पाते हैं एंड परेशान होते रहते हैं। तो GERD की बीमारी होती क्यों है, उसके लिए आपको थोड़ी एनाटॉमी समझनी पड़ेगी कि हमारे पेट में एसिड प्रोड्यूस होता है और हम जो खाना खाते हैं वो हमारे मुंह के द्वारा हमारे फूड पाइप यानी ईसोफेगस के थ्रू पेट तक पहुंचता है। तो आइडियली स्पीकिंग जो पेट का एसिड है वो पेट के अंदर ही रहना चाहिए। जो खाना आएगा वो पेट में जाएगा, एसिड उसको डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। लेकिन कुछ लोगों में ऐसा होता है कि ये जो जंक्शन है, जो फूड पाइप यानी कि जो ईसोफेगस और जो पेट के बीच का जंक्शन है, ये लूज हो जाता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो ये लूज होने के कारण, जिसको कि मेडिकल टर्म्स में लैक्स ईसोफेजियल स्फिंक्टर या LES कहते हैं, उसके कारण क्या होता है कि जो एसिड है वो निकल के आपके फूड पाइप तक आ पाता है एंड जो ईसोफेगस है वो आपके एसिड को झेलने के लिए बना नहीं है। जो ईसोफेगस या फूड पाइप की जो अंदर की लाइनिंग होती है वो आपकी स्टमक की लाइनिंग से अलग प्रकार की होती है एंड उसके बस की बात नहीं है कि वो इतना एसिड झेल पाए। उसके कारण वहाँ पे आपको जलन होने लगती है, आपको पेन होने लगता है, आपको पेट फूला फूला लगने लगता है। वही खाना बार बार आपके मुंह में आता है और जो एसिड है वो आपके जब जीभ को टच होता है तो आपको खट्टापन महसूस होता है, कभी कभी आपके दांत भी रफ हो जाते हैं। तो अब आपको पक्की पक्की बात कैसे पता चलेगी कि क्या आपको GERD है या आपको GERD नहीं है। तो इसके लिए अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कि एसिडिटी की शिकायत बहुत समय से रही है, या अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको एटलीस्ट हफ्ते में 2 बार या 3 बार इतनी सीवियर एसिडिटी होती है कि उनको जाके दवा लेनी पड़ती है, या वो हमेशा से दवा खा रहे हैं, बिना दवा के रह नहीं सकते हैं, मुंह में आपको खट्टा खट्टा पानी आता है एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 दिन, खाने के बाद आपको कंपल्सरली वॉकिंग वगैरह करनी पड़ती है, उसके बिना आप सो नहीं पाते हैं, बेचैनी होती है, अगर ये सब आपके सिम्टम्स हैं तो आप एक डॉक्टर के पास जाएंगे। आप गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं, आप किसी जनरल सर्जन के पास जा सकते हैं, आप किसी GI सर्जन या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सर्जन के पास जा सकते हैं। ये सब प्रकार के डॉक्टर्स आपकी मदद कर पाएंगे। सबसे पहले वो आपकी पूरी हिस्ट्री लेंगे, आपके सारे सिम्टम्स को समझेंगे एंड उसके बाद आपको कुछ इन्वेस्टिगेशंस करने के लिए कहा जाएगा। एक बहुत कॉमन इन्वेस्टिगेशन है जिसको कहते हैं अपर GI एंडोस्कोपी या गैस्ट्रोस्कोपी। उसमें मुंह के थ्रू एक कैमरा डाला जाता है जो कि आपके फूड पाइप के थ्रू आपके स्टमक के एंड तक जाता है एंड वहाँ से डॉक्टर जो है एक मॉनिटर पे, एक यानी कि टीवी जैसी चीज़ पे देख पाते हैं कि अंदर क्या तकलीफ है। अगर उनको ये दिखता है कि वहाँ का जो जो स्फिंक्टर है यानी कि जो लोअर, जैसा मैंने बताया ईसोफेगस के पास जो जगह है, अगर वो फैल गई है, अगर वो चौड़ी हो गई है, तो ऐसा कहा जाएगा कि आपको हाइएटस हर्निया की तकलीफ है या आपको उसी से रिलेटेड GERD की बीमारी है। तो गैस्ट्रोस्कोपी कराना एक तरीका है। उसके बाद ईसोफेजियल pH मेजरमेंट करके भी एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिससे पता चलता है कि क्या ईसोफेगस में एसिड आ रहा है या नहीं आ रहा। उसी के साथ ये भी पता किया जा सकता है कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर कितना है। अगर उसका प्रेशर कम है यानी कि वो ठीक से बंद नहीं हो रहा है और एसिड को ऊपर आने दे रहा है, इस एग्जामिनेशन को कहते हैं मैनोमेट्री। जनरली pH मेजरमेंट और मैनोमेट्री साथ ही में करी जाती है। एक ओल्ड फैशन इन्वेस्टिगेशन है जो कि मॉडर्न हॉस्पिटल्स में आजकल नहीं किया जाता है, बट इंडिया में बहुत सारी छोटी छोटी जगहों पे अभी भी किया जाता है, जिसको कहते हैं बेरियम स्वॉलो। इसमें
आपको एक दवाई दी जाती है जो कि आप खाते हो, और फिर एक्सरे निकाले जाते हैं वो खाने के 5 मिनट बाद, 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद, ये देखने के लिए कि आपने जो भी चीज़ खाई है वो क्या वापस आपके फूड पाइप में आ रही है या नहीं आ रही है। तो ऐसे करके 3-4 अलग अलग इन्वेस्टिगेशंस हैं जो कि आपको पक्का पक्का बता सकते हैं कि क्या आपको GERD की बीमारी हुई है या नहीं हुई है। तो अब GERD क्यों होता है? जैसा कि मैंने बताया, GERD होता है नीचे वाले जो स्फिंक्टर है, जो फूड पाइप के नीचे जो स्क्यूलर वाल्व है, उस वो जब लूज हो जाता है तो लोगों को GERD होता है। अब ये लूज क्यों होता है, इसका कोई बहुत एग्जैक्ट कारण नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि वहाँ की नर्व्स जो है वो ठीक से मसल के साथ कोऑर्डिनेशन में काम नहीं कर पाती है, जिसको हम न्यूरोमस्कुलर इनकोऑर्डिनेंस या न्यूरोमस्कुलर इम्बैलेंस कहते हैं। उसकी वजह से वो वाल्व ठीक से बंद नहीं हो पाता है। इन चीज़ों का कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रीटमेंट नहीं है, बट ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं और ऐसी बहुत सारी आदतें हैं जिनको कि एसोसिएट किया गया है GERD से। तो कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जिनको कि GERD से आप एसोसिएट कर सकते हैं? सबसे पहली बात है हाइएटस हर्निया। हाइएटस हर्निया यानी कि जो आपके चेस्ट और पेट के बीच में जो एक छेद होता है जिसके थ्रू आपका फूड पाइप आता है, वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो आपका स्टमक उस छेद के थ्रू ऊपर आ पाता है आपके चेस्ट में। इस बीमारी को हाइएटस हर्निया कहते हैं, और इसी के कारण जब स्टमक ऊपर आता है तो उसी के साथ एसिड भी ऊपर आ जाता है आपके फूड पाइप में। और जिन लोगों को हाइएटस हर्निया होता है 99% उनको GERD की भी तकलीफ होती है। उसके बाद किसी का वजन ज़्यादा होना, अगर किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा है यानी कि उसको ओबेसिटी की बीमारी है, तो भी प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एसिड ऊपर आ जाता है एंड उसको GERD की बीमारी हो सकती है। कुछ रेयर कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि जैसा कि मैंने बताया, जो टिश्यूज होते हैं फूड पाइप के वो वीक हो जाते हैं और इस वजह से भी एसिड ऊपर आ पाता है एंड आपको GERD की बीमारी हो सकती है। कुछ आदतें होती हैं जैसे स्मोकिंग, अल्कोहल, जैसे कि बहुत स्पाइसी खाना खाना, टी या कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीना, इन सारी चीज़ों से भी लोगों को GERD के सिम्टम्स हो सकते हैं। बिकॉज टेम्परली जब आप ऐसी चीज़ें खाते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो जो नीचे की मसल्स हैं, जो आपके स्टमक और फूड पाइप के बीच की मसल्स हैं, वो रिलैक्स हो जाती है एंड एसिड ऊपर आ पाता है। कोल्ड ड्रिंक्स पीने से यानी कि कार्बोनेटेड ड्रिंक पीने से भी ये तकलीफ हो सकती है। अगर आप कम सोएंगे उससे भी रिलेशन हो सकता है आपकी GERD का। कुछ पेन किलर मेडिकेशन होती हैं जो कि इंडिया में लोगों की बहुत कॉमन आदत है कि वो पेन किलर मेडिकेशन अपने आप ही खाते रहते हैं और सालों साल खाते रहते हैं। पेन किलर मेडिकेशन से एसिड सिक्रीशन काफ़ी बढ़ जाता है, यही एसिड बाद में ऊपर आके आपको GERD के सिम्टम्स दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको GERD का मरीज बना देती हैं। अब अगर आपने इस बीमारी को ठीक नहीं कराया तो आपको क्या तकलीफ हो सकती है? तो ईसोफेगस यानी कि फूड पाइप में एसिड के आने से काफ़ी सारी तकलीफ़ें हो सकती हैं। अगर ये चीज़ महीनों तक, सालों तक चलती रहे तो आपका खाना जो स्वॉलो करने का जो प्रोसेस है वो कमज़ोर हो सकता है, यानी कि खाना आपको गले में अटक सकता है। इसको हम मेडिकल लैंग्वेज में डिस्फेजिया कहते हैं और इसको ठीक करना कभी कभी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज धीरे धीरे एसिड लग लग के वो आपका फूड पाइप जो है वो नैरो बन जाता है, वो छोटा बन जाता है। तो अब पहले ऐसा होता है कि आप बड़ी चीज़ें नहीं खा पाते हो, फिर आप छोटी छोटी चीज़ें खाना शुरू करते हो, फिर आप पानी ही टॉलरेट कर पाते हो, लिक्विड डाइट ही टॉलरेट कर पाते हो, तब आपको ठीक करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। दूसरा इस ईसोफेजाइटिस कहते हैं इसको मेडिकल टर्म्स में, यानी कि अंदर ईसोफेगस में जलन होना। ये जलन भी अगर बहुत समय तक होती रही तो आपको काफ़ी तकलीफ दे सकती है। बहुत समय तक जिनको ईसोफेजाइटिस रहती है उन्हीं को एक और बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं बैरेट्स ईसोफेगस, जो उसका साइंटिफिक नाम है। सिंपल शब्दों में उसका मतलब है कि आपको वहाँ पे धीरे धीरे कैंसर वाले सेल्स बनने अब शुरू हो गए हैं। तो जिन लोगों को बैरेट्स ईसोफेगस होता है उनको स्पेशल ध्यान रखना चाहिए, बार बार उनको एंडोस्कोपी करानी चाहिए और नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों को पाया गया है कि ईसोफेगस के कैंसर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। कुछ लोगों को एस्थमा जैसी तकलीफ़ें भी होती हैं, बिकॉज होता क्या है कि जो एसिड आपके गले में आता है, जो मुंह तक आता है, वो वापस जाने के टाइम थोड़ा सा ट्रिकल होके या थोड़ा सा फैल के आपके लंग्स में भी जा सकता है। आपको सिर्फ एक ठसका आता है और वो थोड़ी देर में ठीक हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में ये हुआ होता है कि जो एसिड था वो अब धीरे धीरे आपके लंग्स में भी जा रहा है और उसके कारण आपको एस्थमा हो जाता है। एंड लोग ये भी चीज़ को ठीक से डायग्नोज नहीं कर पाते हैं एंड काफ़ी समय तक एस्थमा से जूझते रहते हैं। कुछ लोगों के दांतों का कलर भी चेंज हो सकता है, जो कि एसिड और दांत जब कांटेक्ट में आते हैं तो उसकी वजह से
होता है। तो क्या GERD को ठीक करने के लिए कोई होम रेमेडीज है? तो जैसा मैंने बताया, कुछ कुछ कारण हैं जो कि आपके कंट्रोल में है, जिनको अगर आप ठीक करें तो आपकी GERD के सिम्टम्स कम हो सकते हैं। तो अगर आपको याद हो तो हम बात कर रहे थे ओबेसिटी की। तो अगर आप अपनी ओबेसिटी या मोटापे को कम करने की कोशिश करेंगे तो आपका GERD काफ़ी हद तक ठीक हो सकता है। स्मोकिंग बंद करने से मदद हो सकती है, अल्कोहल बंद करने से मदद हो सकती है, स्पाइसी खाने को कंट्रोल करने से मदद हो सकती है, टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स या कार्बोनेटेड कोई भी बेवरेज पीने से आपको पीना अवॉइड करने से आपको काफ़ी मदद हो सकती है। कुछ और ऐसे लाइफस्टाइल रिलेटेड चेंजेस हैं जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको GERD में काफ़ी मदद होगी। जैसे कि खाने के बाद आप तुरंत अगर सोएंगे नहीं आने वाले आधे 1 घंटे में, तो आपको काफ़ी मदद होगी, बिकॉज आधे 1 घंटे के बाद जो पेट है वो अपने आप खाली होने लगता है, तो वो एसिड ऊपर नहीं आएगा। अगर आप सोते समय एक एंगल पे सोएंगे, यानी कि अगर आप अपने बेड को थोड़ा एंगल पे कर सकते हैं या कोई एक्स्ट्रा पिलो लगा सकते हैं, तो भी आपकी काफ़ी मदद हो सकती है। अगर आप अपने खाने की क्वांटिटी कम कर सकते हैं, यानी कि आप स्मॉल मील्स ले सकते हैं, थोड़ा थोड़ा खा सकते हैं, तो भी आपको काफ़ी मदद होगी, बिकॉज एक बार में जब बहुत सारा खाना पेट में जाता है तो वो स्फिंक्टर ठीक से बंद नहीं हो पाता और एसिड ऊपर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप सिंपल एंटी एसिडिटी मेडिकेशन केमिस्ट से लेके अपने आप को ठीक करा पाएंगे, तो सॉरी टू इन्फॉर्म यू, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज एंटी एसिडिटी मेडिकेशन बहुत समय तक खाने से आपके स्टमक की एसिड प्रोड्यूस करने की क्षमता कम हो जाती है और उससे आप खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं करा पाते हो। यस, कुछ समय तक आप एंटी एसिडिटी मेडिकेशन ले सकते हो डॉक्टर के सुपरविजन के अंडर, उनसे पूछने के बाद, बट एक समय आएगा जब एंटी एसिडिटी मेडिकेशन से आपका परमानेंट इलाज नहीं हो पाएगा। ऐसे भी कुछ मेडिकेशंस आती हैं जो कि लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर को बंद करने में आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकती हैं या पेट को जल्दी खाली करने में मदद कर सकती हैं। आप, जैसा मैंने बताया, डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो आपको इन दवाइयों के बारे में एक्सप्लेन करेंगे पूरी तरह और आपको एक लिमिटेड कोर्स पे डालेंगे। एक समय तक आपको दवाइयाँ लेने के लिए एडवाइस करेंगे। जब दवाइयों से चीज़ें कंट्रोल में नहीं आती है तो समय आ जाता है सर्जरी का। आजकल GERD के लिए जो सर्जरी करी जाती है उसको निसेंस फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। ये कोई नई सर्जरी नहीं है, काफ़ी पुरानी सर्जरी है, काफ़ी समय से होती आ रही है, बहुत सारे पेशेंट्स पे ये करी गई है और इसके रिजल्ट्स जनरली अच्छे या पॉजिटिव पाए गए हैं, इसीलिए आज भी किया जा रहा है। ये लैप्रोस्कोपिक तरीके से की जाती है। लैप्रोस्कोपिक तरीके से सर्जरी करने में आपका फ़ायदा ये होता है कि आपके पेट के ऊपर बड़ा चीरा नहीं आता है, छोटे छोटे होल्स द्वारा ये सर्जरी करी जाती है एंड आपकी रिकवरी भी काफ़ी फास्ट होती है। तो आई होप ये वीडियो से आपको GERD नाम की बीमारी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल गया होगा। आपके अगर कुछ डाउट्स हों तो आप वो कमेंट कर दीजिए। आई होप काफ़ी सारे डाउट्स आपके ऑलरेडी सॉल्व हो गए हो। अगर आपकी इससे मदद हुई है तो आप दूसरों की मदद कीजिए, इसको शेयर कीजिए फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।